आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय जो है प्रदेश में समायोजन की प्रोसेस चल रही है, यानी कि जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है उन शिक्षकों को सर्कुलर और साथ ही साथ जहां पर विद्यालय हैं वहां पर शिक्षकों की संख्या कम है उनमें उनका जो है एडजस्टमेंट यानी कि उनका समायोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जो है कई जनपदों से लगातार सूचियां जारी हो रही हैं, आप सभी के बीच शेयर भी की जा रही हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इन सूचियों को लगातार शेयर किया जा रहा है। साथ ही आप सभी को बता दें कि कल जो है रात्रि में एक आदेश जारी किया गया था और उसमें जो है समायोजन को लेकर के कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं। फिलहाल लिस्टें जारी हो चुकी हैं और जो आदेश जारी हुए हैं उसमें भी कुछ जो है अंतर जो है दिखाई दे रहा है और जो लिस्टें जारी हुई हैं वो अलग प्रकार से जारी हुई हैं। तो या तो फिर से इसमें संशोधन होगा या फिर क्या कुछ चीज़ें रही हैं जो कि नया आदेश जारी हुआ है उसमें जो है बदलाव हुआ है, तो उनको आप इस वीडियो में जो है आप सभी के लिए शेयर किया जाएगा और जो है कुछ चीज़ें स्पष्ट भी इस वीडियो में की जाएंगी। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस संघ में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया और ये आदेश सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को संबोधित है। विषय है शैक्षिक सत्र 24-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक परिषद कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 12/8/24 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा दिनांक 26/6/24 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 24-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 12/8/24 का संदर्भ ग्रहण करने की बात की गई और जो 26/6 का आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार जो है जिले के अंदर समायोजन की प्रोसेस की जा रही है। परिषद के पत्र दिनांक 12/8/24 द्वारा दिनांक 16/8/24 से 17/8/24 तक आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन प्रसिद्ध किया जाना तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जाने की कार्रवाई किया जाना निर्धारित है। वहीं उक्त सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल interdistricttransfer.upsdc.go पर प्रसिद्ध की जाएगी, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा डिफॉल्ट पासवर्ड समायोजन #2024 से लॉगिन किया जा सकेगा। उक्त पासवर्ड प्रथम लॉगिन उपरांत परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होगा। अब देखिए आगे क्या बताया गया है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची का परिचय निम्नवत प्रक्रिया अनुसार किया जाए। देखिए क्या कहा गया है कि आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची को किस प्रकार से जो है परीक्षण किया जाए। यही सारे बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको आपको समझना होगा। अगर किसी प्रकार का आपको गलत लगता है तो आप अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराएं और ये आपत्ति सीधी जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ ही जो है आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, पहला बिंदु देखें, आपके शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस या डिफिसिट सहायक अध्यापकों का चिन्हांकन कैसे किया जाए। ऐसे विद्यालय जहाँ पर कोई भी बच्चा ही नहीं है वहाँ पर शून्य नामांकन है, तो देखिए कैसे होगा। विद्यालय जहां पर पूर्व से शिक्षामित कार्यरत है तो विद्यालयों में कार्य सभी सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाए, तो उस विद्यालय में सभी सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक को हटा दिया जाएगा लेकिन शिक्षामित कार्यरत उसमें रहेंगे। तो देखिए शून्य नामांकन है और वहां पर शिक्षामित भी क्यों कार्यरत रहेंगे ये तो बात का विषय है, लेकिन फिलहाल वहां से जो है सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा सभी को और वहां से हटा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा बिंदु देखें, दूसरा बिंदु कहा गया है कि विद्यालय जहां पर पूर्व से शिक्षामित कार्यरत नहीं है, मतलब ऐसा विद्यालय जहां पर शिक्षामित ही नहीं है विद्यालय में, तो विद्यालय में कार्य सहाध्यापकों में से एक वरिष्ठतम को छोड़ते हुए क्या कहा गया कि विद्यालय जहां पर पूर्व से शिक्षामित कार्यरत नहीं है यानी कि उस विद्यालय में कोई भी जो है शिक्षामित कार्यरत नहीं, ये शून्य नामांकन वाले विद्यालयों की बात चल रही है। उसी के अंदर जो है दूसरा पॉइंट है, शून्य नामांकन वालों की बात चल रही है। विद्यालय जहां पूर्व से शिक्षामित कार्यरत नहीं है, ठीक है, अब कोई शून्य विद्यालय वाला जो है स्कूल है वहाँ पर शिक्षामित पहले से ही कार्यरत नहीं है, मतलब वहाँ पर शिक्षामित नहीं है, वहाँ पर विद्यालय क्या है तो विद्यालय में कार्य सहायक अध्यापकों में से एक वरिष्ठतम को छोड़ते हुए से सभी सहायक अध्यापक हो चाहे प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। तब विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को छोड़ते हुए प्रधान को सरप्लस माना जाएगा। देखिए शून्य वाले विद्यालयों की बात चल रही है, यहाँ पर देखिए अभी शून्य नामांकन वाले विद्यालयों की ही बात चल रही है। इस चीज को आप ध्यान रखें कि विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षामित कार्यरत ही नहीं यानी कि उस शून्य विद्यालय है वहाँ पर कोई शिक्षामित नहीं है लेकिन विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं, उनमें से वरिष्ठतम को छोड़ते हुए सभी सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक को सरप्लस माना जाए। देखिए विद्यालय है शून्य वाला, वहाँ पर कोई नामांकन नहीं है लेकिन वहाँ पर
तो देखिए जहाँ पर पूर्व से शिक्षाविद कार्यरत नहीं है तो विद्यालय में कार्यरत सहायक में से एक वरिष्ठतम को छोड़ते हुए शेष सभी सहायक अध्यापक हो चाहे प्रधान हो सभी को सरप्लस मान लिया जाएगा। तब विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं, अगर आप मान लीजिए सहायक अध्यापक ही कार्यरत नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक हैं तो उनको छोड़ करके शेष प्रधान को सरप्लस माना जाए। तो देखिए ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तीसरा बिंदु देखें शून्य वाले में ही विद्यालय जहाँ पर पूर्व से एक शिक्षक, शिक्षा में तो सहायक अध्यापक छोड़ करके वहाँ पर ना तो शिक्षा मित्र हैं न वह सहायक अध्यापक व प्रधान अध्यापक को जोड़ करके। अच्छा, तीसरा बिंदु फिर से विद्यालय जहाँ पर पूर्व से एक शिक्षक कार्यरत हैं तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पर कि जहाँ पर एक शिक्षक ही हैं तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जाएगा। शिक्षा मित्र व सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक जोड़कर इन सभी को जो है अगर वहाँ पर एक शिक्षक है, ठीक है, कार्यरत हैं तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जाएगा। चौथा बिंदु विद्यालय जहाँ पर पूर्व से 0 शिक्षक हैं, कोई नहीं है तो विद्यालय को डेफिसिट माना जाएगा और एक सहायक अध्यापक वैकेंसी प्रतिष्ठित की जाएगी। देखिए ऐसा विद्यालय जहाँ पर पूर्व से एक भी शिक्षक नहीं है तो उस विद्यालय को डेफिसिट माना जाएगा, उस विद्यालय में भी एक सहायक अध्यापक वैकेंसी प्रतिष्ठित किया, यानी कि चाहे उस विद्यालय में एक भी बच्चा ना हो लेकिन वो विद्यालय अगर है तो वहाँ पर एक शिक्षक को जरूर भेजा जाएगा। अगला बिंदु दूसरा है कैसे विद्यालय एक व अधिक नामांकन वाले, एक हो व उससे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में आरटी मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालय का सरप्लस प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का चिन्हांकन कैसे किया जाएगा। देखिए प्राथमिक विद्यालय में हेड टीचर प्राइमरी स्कूल एट जूनियर कैडर के कॉलम में अंकित शिक्षक संख्या प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक विद्यालयों में STPC AT जूनियर कैडर के कॉलम में अंकित शिक्षक संख्या प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर है। डेफिसिट विद्यालय चिन्हांकन विद्यालय जहाँ पर 150 से अधिक नामांकन है। देखिए ऐसे विद्यालय जहाँ पर 150 से नामांकन है तब प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसे विद्यालय डेफिसिट माना जाएगा, वहाँ एक प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तरीय वैकेंसी प्रस्तुत की जाएगी। देखिए ऐसे विद्यालय जहाँ पर 150 से अधिक नामांकन है लेकिन वहाँ पर कोई भी प्रधान अध्यापक नहीं है तो वहाँ पर प्रधान अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी, एक वैकेंसी जो है खाली मानी जाएगी। वहीं सरप्लस कैसे निर्धारण होगा प्रधान अध्यापक चिन्हांकन विद्यालय जहाँ पर एक से अधिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत हैं तो वहाँ एक वरिष्ठतम प्रधान प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुए शेष प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। देखिए प्रधान अध्यापक को सरप्लस की श्रेणी में कैसे रखा जाएगा इसको आप समझें। विद्यालय जहाँ पर एक से अधिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत है, अगर कोई विद्यालय है वहाँ पर एक से अधिक प्रधान अध्यापक कार्यरत है, ठीक है, समझें आप, एक से अधिक प्रधान अध्यापक कार्यरत हैं तो वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक को छोड़ दिया जाएगा, शेष प्रधान अध्यापक को जो है सरप्लस की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, कैसे 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि 150 से अगर वहाँ पर कम है, 151 से कम नामांकन है, 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले, 151 से अगर कम नामांकन वाले विद्यालय हैं तो वहाँ पर जो प्रधान अध्यापक होंगे उनका सरप्लस माना जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रधान अध्यापक का भी समायोजन कर दिया जाएगा, जैसा कि लिस्टें उसमें जारी हुई हैं उसमें ऐसा रहा है कि अगर प्रधान अध्यापक 150 से कम है तो उनका समायोजन लिस्टों में नहीं किया गया। जो लिस्टें अभी जारी हुई है उसमें यही विसंगति देखने को मिल रही है लगातार कि जहाँ पर अगर 60 बच्चे भी हैं और वहाँ पर प्रधान अध्यापक हैं, 2 सहायक अध्यापक हैं, लेकिन वहाँ पर प्रधान अध्यापक ना ही किसी सहायक अध्यापक का समायोजन की लिस्ट में नाम आया है। यही जो है चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन ये आदेश जो है 16 तारीख यानी कि कल का जारी हुआ है। आगे आप देखें प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तरीय वैकेंसी को भरा जाना, शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में, शून्य नामांकन है वहाँ पर विद्यालय में सरप्लस चिन्हित प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। देखिए किस प्रकार से प्रधान अध्यापकों को समायोजित किया जाएगा। शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस चिन्हित प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा। सर इस पूल के प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर पूल में कनिष्ठता के आधार पर जो जूनियर होंगे कनिष्ठता के आधार पर क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजित किया जाएगा। देखिए शून्य नामांकन वाला विद्यालय था, वहाँ पर शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में जो सरप्लस चिन्हित प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर के थे उनका जनपद स्तर पर पूल बनाया जाएगा। सर्वप्रथम इस पूल के प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में सर्वप्रथम इस पूल के प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के आधार पर, यानी कि जो उन प्रधान अध्यापकों में से जूनियर होंगे सभी प्रधानाध्यापकों को जो है काउंट कर लिया जाएगा, उनमें से जो भी
तो उनमें से जो भी जूनियर सर्वप्रथम स्कूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत जनपद स्तर पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है, यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत जनपद स्तर पर प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तरीय वैकेंसी रह जाती है तो एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय जहां पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। देखिए, यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत भी अगर जनपद स्तर पर प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तरीय वैकेंसी रह जाती है तो एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहां पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत हैं में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें की जाएंगी। पहले ये शून्य नामांकन वाले देखे जाएंगे, इसके बाद तो वहाँ पर फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट देखा जाएगा। यदि उपरोक्त प्रक्रिया उपरांत जनपद स्तर पर प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है तो एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय जहां पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार फिर से पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर वैकेंसी प्रति समायोजन किया जाएगा। यदि उपरोक्त प्रक्रिया उपरांत भी जनपद स्तर पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तरीय वैकेंसी रह जाती है तो 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहां पर प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत है में सरप्लस चिन्हित प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तरीय वैकेंसी प्रति समायोजन किया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के प्रधान अध्यापक का समायोजन आप समझ लें, जहाँ पर 0 है वहाँ पर प्रधान अध्यापक है, पहले उनको देखा जाएगा। फिर उसके बाद एक से लेकर के 150 तक प्रधान अध्यापक अगर विद्यालयों में हैं और उनको देखा जाएगा, एक से अधिक होंगे। फिर इसके बाद 151 से ऊपर में अधिक 2 प्रधान अध्यापक हैं तो उनको देखा जाएगा। इस प्रकार से समायोजन की प्रोसेस की जाएगी। इसके बाद तीसरा बिंदु, एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में आरटीई मानक के अनुसार डेफिशिट तथा सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का संज्ञांकन किस प्रकार से होगा। देखिए, एक व अधिक नामांकन विद्यालयवार आरटीई मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता निर्धारण। विद्यालयवार आरटीई मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता से अधिक कार्य सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या के बराबर कनिष्ठतम सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से अधिक होने स्थिति में डेफिसिट पदों की संख्या के बराबर समायोजन किया जाएगा। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से अधिक होने स्थिति में डेफिसिट पदों की संख्या के बराबर ही समायोजन किया जाएगा। सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या कम होने की स्थिति में सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से कम स्थिति में रिक्त विद्यालय चयन डेफिसिट विद्यालय सूची में निम्नबद्ध किया जाएगा। शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन घटते क्रम में 2-2 शिक्षक, शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन घटते क्रम में 2-2 शिक्षक रहेंगे। ठीक है, 2-2 शिक्षक उसमें रहेंगे। शून्य शिक्षक हो या शून्य शिक्षामित्र हो, उन विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 2-2 शिक्षक। परंतु दूसरा बिंदु, शून्य शिक्षक परंतु शिक्षामित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक। छात्र नामांकन के में घटते क्रम में जहाँ पर सबसे कम होगा उस प्रकार से देखा जाएगा तो वहाँ पर 1-1 शिक्षकों को रखने का प्रयास किया जाएगा। वहीं एक शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले, एक शिक्षक लेकिन शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक। एक शिक्षक परंतु शिक्षामित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक। तत्पश्चात आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन घटते क्रम में 1-1 शिक्षक। तत्पश्चात आरटीई मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन घटते क्रम में 1-1 अतिरिक्त शिक्षक। उपरोक्त कार्रवाई सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक क्रमशः की जाएगी। तो ये पूरा आरटीई नियम के अनुसार ही की जाएगी। वहीं सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथासंभव कुल सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या से 5 अधिक का चिन्हांकन किया जाएगा। ठीक है, तो सरप्लस जो सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या जो यथासंभव कुल सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या 5 अधिक का चिन्हांकन किया जाएगा। बाकी विद्यालय आवंटन दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार, दिव्यांग पुरुष वरिष्ठता के अनुसार, शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में, शेष पुरुष वरिष्ठता के क्रम में कृपया तदनुसार समयबद्ध रूप से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। संलग्न उक्तवत भवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से ये कल आदेश जारी किया गया था और काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई हैं। और अब जो सूचियां जारी हो रही हैं उनमें हो सकता है कि फिर से जो है बदलाव देखने को मिले, क्योंकि जो बदलाव आपको बताए हैं कि वो चीज़ें जो है इसमें नई दिख रही हैं जो कि
प्रधान अध्यापक को लेकर के है कि जो है 150 से कम, अगर 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालयों में कार्य समस्त प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। ये वाले बिंदु से जो है चीज़ें अलग दिखाई दे रही। इस वजह से जो सूचियाँ बन रही हैं उनमें हो सकता है कि फिर से बदलाव किया जाए और कुछ डेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है या फिर जो है बदलाव कर दिया जाएगा, ऐसा जो है देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जैसे कोई अपडेट आती है आप सभी तक शेयर जरूर की जाएगी। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।